अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करने जा रहे हैं पेज 37 पर, जो एक्सरसाइज है आपकी परिस्तान की शहज़ादी, जो कि सिन्फ के एतबार से दास्तान है और सबक नंबर 3। सवाल है जनाब कि सैदानी बी ने गुज़र औकात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। सैदानी बी ने गुज़र औकात के लिए मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया। वो सीना परोना काटना कतर बयूनत का काम खूब जानती थीं। बेवगी के बाद उन्होंने इसी का सहारा लिया और खूब नाम कमाया। दूसरा सवाल था मीर साहब और उनकी बीवी सैदानी बीकी किस बात से ज़्यादा खुश थे। मीर साहब और उनकी बीवी इसलिए खुश थे क्योंकि नंबर 1 सैदानी भी उनके बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, दोपहर में सीना परोना काटना सिखाती थी। नंबर 3 शाम को बावर्ची खाने में जाकर खाना बनाने के गुर सिखाती थी। नंबर 4 रात को कहानियाँ सुनाती और अच्छी नसीहतें करती थी। सैदानी भी सलीका शार हुनरमंद खातून थी, जिनके बायस घर में बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त तालीम व तरबियत हो रही थी। ऐसी उस्तानी सिर्फ रोटियों के अवैध मैसर आना मुमकिन ना था। इसके बाद है जनाब कि परिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को क्यों बुलवाया था। परिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी की बेटी की शादी सैदानी बी को बेटी की शादी के मौके पर जदीद डिज़ाइन के मलबूसात की तैयारी और जहेज़ का सामान टाँकने के लिए परिस्तान बुलवाया था। अगले सवाल का जवाब है बादशाह बेगम का असली नाम ज़ुमुर्द परी था। और फिर इसके बाद है जनाब के परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। परिस्तान के फल अपनी मिसाल आप थे। उनकी ख़ास बात ये थी कि नंबर 1 सोने चांदी के बालिश भर दरख्तों पे लगे थे। नंबर 2 फल तोड़ते ही नया फल निकल आता था। इसके साथ ही वो बता रहे हैं नंबर 3 कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाए और जिसका ख्याल किया जाए वैसा ही जायका आता था। नंबर 4 नफीस हल्के खुश जायका के हर नवाले में रूह ताज़ा हो जाए। नंबर 5 शक्ल में मुख्तलिफ लेकिन लज्जत जायके में कहीं आला थे। इसके बाद सैदानी बी ने परिस्तान का तस्करा दिलचस्प अंदाज में किया। अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। यहाँ पर उसका खुलासा भी बताया जा रहा है। परिस्तान का तस्करा, परिस्तान की तस्वीर कशी। सरगर्मियों में भी ये सवाल नंबर 2 पर आपका आएगा और यहाँ पे भी आपका सवाल नंबर 2 है। जवाब परिस्तान इंसानी आबादी से कहीं दूर, बहुत दूर वाक़ है। हैरत की एक दुनिया, रोशन खुशबूदार माहौल, सोने चांदी के दरख्त जिन पर कीमती लाल नीलम पुखराज हीरे चमक रहे थे, हौज़ों का पानी चांदी के बरक, फव्वारों से मोतियों की बौछार, जरक बरक लिबास में मलबूस हंसते चोहले करते लोग, बारादरी में रखी ब्लोर से भी शफाफ रंग बिरंगी कुर्सियाँ, खाने कुदरत का करिश्मा, शक्ल सूरत में मुख्तलिफ लेकिन रूह ताज़ा कर देने वाले जायके। जैसे ही फल तोड़ो फ़ौरन ही दूसरा निकल आए। वहाँ का आबो नमक ही और था। हुस्न सूरत सीरत लिबास पकवान रोज़मर्रा आवाज़ें परिंदे सुर संगीत हर चीज़ अजनबा हैरत कदा तिलसिमाती, ऐसी दुनिया कि न दीद न शुनीद। गोया आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। इसके बाद जनाब दुरुस्त पे निशान लगाना है। सबक परिस्तान की शहजादी तहरीर अशरफ सबूही की किले की बड़ी मुगलानियाँ सैदानी बी के सामने कान पकड़ती थीं। परिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को बेटी का जहेज टाँकने के लिए बुलाया था। सैदानी बी को खाने में मरगूब था, पसंद था बोनट पुलाव। इसके साथ ही परिस्तान में फलदार पौधे पड़े थे बालिश भर। और फिर परिस्तान से सैदानी बी को इनाम में क्या मिला था, जवाहरात। जुमले बनाने हैं। आंखें खुलना, हादसा देखकर मेरी आंखें खुल गईं। बाल बिका ना होना, अल्लाह ताला ने अहमद को हादसे से बचाना था, उसका बाल बिका भी ना हुआ। कलेजे पे सांप लौटना, हासिद शख्स के कलेजे पर सांप लौटते हैं। औसान ख़ता होना, हालात ख़राब होते देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए। अकल जाती रहना, मुसीबत में घबरा जाने वालों की अकल जाती रहती है। इसके बाद एक कॉलम अलिफ और बे। आप अगर कॉलम अलिफ बे की नंबरिंग कर लें,
मराठा गर्दी 1, मीर साहब 2, अंडा शहजादी 3, बकर गदा 4, हुनर 5। तो कॉलम बे में आप इस तरतीब से नंबर लगा ले। खुश मिजाज नंबर 2, जिन नंबर 4, तबाही नंबर 1, धाक नंबर 5, कानड़ा देव नंबर 3। इसके बाद है दुरुस्त जवाब से खाली जगह आपको मुकम्मल करनी है। आगे जाते हुए मेरी कोशिश होगी, क्योंकि सबक बहुत लंबे हो रहे हैं और 30 मिनट की 2-3 वीडियोस बन रही हैं, तो ये काम आप बुक की रीडिंग के साथ भी मुकम्मल कर सकते हैं। कुछ अभी तो मैं करवा देती हूँ। एक वक्त था कि किले में सैदानी बी का बड़ा मुकाम था। सैदानी बी को मुगलानी का पेशा अख्तियार करना पड़ा, क्योंकि वो बेवा हो गई थी। और उसने कहारों से कहा, कमबख्तो मुँह से कुछ तो फूटो। परिस्तान में उसे जिन लेकर गया, बादशाह ने उसे इनाम में दिए जवाहिरात। इसके साथ ही अब नेक्स्ट पेज पर हमारे पास 39 सफ़ा नंबर पर आ रहा है ज़ू मायनी अल्फाज। ऐसे अल्फाज इनकी तारीफ़ है कि ऐसे अल्फाज का इमला तो एक होता है, लेकिन इनके 2 मायने होते हैं, बाज़ जगहों पे 2 से भी ज़्यादा होते हैं। और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मायने में मुज़क्कर जबकि दूसरे मायने में मुअन्नस होता है। ज़ैल के जुमलों में ज़ू मायनी अल्फाज अलग करके मायने लिखे। बारिशों से आईने की आब जाती रही। आब चमक को भी कहते हैं और आब पानी को भी कहते हैं। इसके बाद है सवात में कौन सी कान है। कान जिस्म का एक उज़्व भी है। कान जिससे हम सुनते हैं और मादनियात जहाँ से निकाली जाती हैं पहाड़ों से, उसको भी कान कहते हैं। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान कपड़ों का गट्ठा, कपड़ों का जिसमें कपड़े को रोल किया होता है, लपेटा हुआ होता है, उसको भी थान कहते हैं। और अस्तबल जहाँ पे घोड़े बांधते हैं वहाँ भी उसे भी थान कहते हैं। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया, लहरा गया, फांसी लग गई। और झूलना, झोल आना, चादर में झोल आ गया, सिलवट आना, इसको दूर कर दो। इसी तरह दारुल अमन का घर, दारुल बैत, दारुल अमन जो है यहाँ पर घर के मानों में भी आता है और यहाँ पर उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, फांसी के लिए। और इसके तख्तादार, फांसी का जो तख्ता होता है उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और मुकाम के लिए भी इस्तेमाल होता है बाज़ जगहों पर। जहाँ चाह वहाँ राह। चाहत को भी कहते हैं, मोहब्बत को चाहत को, और कुएं को भी कहते हैं। झोल में जैसे तुम्हारी बात में झोल है, तुम्हारी बात में वज़न नहीं है, कुछ शक व शुबा है, तो इस तरीके से ये ज़ू मायनी इस्तेमाल हो रहे हैं। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 85 है, वहाँ पे इसकी मज़ीद मिसालें भी मिलेंगी और इसकी कई मिसालें आपको जो है वो आम बोल चाल में मिल जाएंगी। जैसे हम कहते हैं मांग का एक मायने होता है तलब करना, जो है मांगना ज़रूरत के तहत, और एक है सर के बालों के बीच में जो लकीर निकाली जाती है उसको भी कहते हैं मांग। इसी तरह जुआ एक तो वो है ताश खेल, और दूसरा जो है जुआ बैल की गर्दन में जो फ्रेम लकड़ी का डाला जाता है जिसमें बैल जोते जाते हैं उसको भी जुआ कहते हैं। पेट का बता दिया था कि पेट जो है वो जिस्म का एक उज़्व भी है। और पीट डाला, मार डाला। दाम कीमत को कहते हैं, दाम में फंस गया, दाम जाल को भी कहते हैं। दिया चिराग को भी कहते हैं, दिया जलाओ, और दिया कोई चीज़ देना भी होता है। और इसी तरह बहुत से आपको लफ्ज़ मिलेंगे। अर्ज़ का मतलब है चौड़ाई, अर्ज़ का मतलब है दरख्वास्त। दिल्ली शहर है और दिली कल्बी, आना रकम, करेंसी, सिक्का, आना आ जाओ। और इसी तरह पीर बुज़ुर्ग को भी कहते हैं और पीर दिन भी है। बुरी, गलत, बर्री, खुशकी, बाज परिंदा, और बाज आ जाओ, रुक जाओ। अदा अदायगी, देना, अदा अंदाज। महरम जिससे पर्दे में रियायत हो, और मुहर्रम महीना। गोली मेडिसिन को भी कहते हैं कि गोली मैंने ये गोली नहीं खानी, और गोली फिट ना करो, बहाने ना करो। सहर जादू, सहर सुबह, महर सूरज,
महर, मोहब्बत और इस तरीके के कई अल्फाज हमारे आम बोल चाल में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है जनाब मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद ज़िद है, उल्ट है, लतीफ़, कसीफ, शब, रोज़, खुश, तर्ज, जुफ्त, ताक, शीरी, तल्ख, नशे, फराज, तरियाक, जहर। तशबीह अब इसके बाद आ रही है। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, यहाँ पर पानी को या तशबीह में दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वो साबित आ रहे कि जो चीज़ इसको सिफ्त की वजह से दूसरी चीज़ से मिलाना। पानी किसकी ठंडा है, सिफ्त है, किसकी तरह, बर्फ़ की तरह। सुहेब शेर की मानंद दलेर है। सुहेब जो है उसकी बहादुरी को जो है वो उसकी बहादुरी की सिफ्त को मिला रहे हैं शेर से। इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ़ का, मुश्तरक खूबी का पाए जाना ज़रूरी है। जैसे पानी ठंडा है, बर्फ़ की तरह बर्फ़ भी ठंडी है, पानी भी ठंडा है, दोनों की जो मुश्तरका वस्फ़ है वो ठंडा है, यहाँ पे बहादुरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें यह खूबी बावस्फ़ हो, ज़्यादा हो। तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। मुशब्बा बे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। वजह शुबा, वो मुश्तरक सिफ्त जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। इसके बाद है ग़र्ज़ तशबीह, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है। हर्फ़ तशबीह वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं और एक ये टेबल बनाया हुआ है कि ऊपर दी गई मिसालों के अरकान इस तरह है। आप इस तरीके से हेडिंग देकर नीचे उनके तरतीब से लिख सकते हैं। उर्दू किताब आपकी जो है उसमें भी इसकी मज़ीद मिसालें मिलेगी। कवायद व इंशा जो ग्रामर की किताब है वहाँ पेज नंबर 46 एंड 7 पर भी आपको इसकी मज़ीद मिसालें मिलेंगी। इसके बाद सरगर्मियों में कहा जा रहा है कि सैयद दानिवी के मुख्तसर खाका लिखें। खाका लिखना आपको भी यहाँ बता दिया गया है। पहला ही लेसन आपका प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद खाका है, लेकिन वो तफसीली है, आपने बहुत मुख्तसर लिखना है। एक पैराग्राफ का 8 से 10 लाइनों का। उसमें जो औसाफ बताने हैं वो खुश मिजाज, खुश अखलाक, मिलनसार, शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी हुनरमंदी का। और आपने जो इसकी मशक़ की है सवालों के जवाब में से आपको इसका तमाम सामान मिल जाएगा। पाकिस्तान की तस्वीर कशी आपको बता दी गई थी कि तस्वीर कशी सवाल नंबर 2 आपका जो करवाया गया है वहाँ से आप इसको और वो और ये इसका जवाब एक ही है। फलों का जिक्र के हवाले से भी वहाँ बता दिया गया है कि फलों के पाकिस्तान के फलों की क्या खूबियाँ थी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तलबा को दास्तान, नावल, अफसाने से मुतारिफ़ कराया जाए, अभी करवा देते हैं। दास्तान है या नावल या अफसाना? दास्तान है। और क्यों, ये भी वजह बता दी गई है कि एक तख़य्युलाती, फ़र्ज़ी, तिलस्माती, सहर में मुब्तला कर देने वाली कहानी है। इसके बाद है जनाब अशरफ सबूई के सवानई हालात, तर्ज़ और तहरीर और उनकी कहानी और ख़ाकों पे मुश्तमिल कुतुब से मुतारफ़ करवाया जाए, तारुफ़ में आपको करवाया गया है। अब है जनाब दास्तान, नावल और मुख्तसर अफसाने से आपको मुतारिफ़ कराते हैं। इसके बाद जो अगला लेसन हम कर रहे हैं वो सिंध के एतबार से उर्दू अदब में ईद उल फितर मज़मून है, वहाँ पे मज़मून की तारीफ़ भी आएगी और मज़मून आपको लिखने भी हैं क्योंकि वो आपका निसाब का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे मज़मून से शुरू करते हैं तारीफ़। मज़मून का लफ्ज़ अपनी असल के एतबार से अरबी है। इसके लुग़वी मायने है ज़िम्न में लिए हुए किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर उसकी हिमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और आखिर में नतीजा पेश किया जाता है। मज़मून आमतौर पर मुख्तसर होता है और मौजू के चीदा चीदा पहलुओं पर दिलचस्प पैराए में इज़हार ख़याल किया जाता है। मज़मून की कई किस्में हैं, इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, सवानही, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, इस्लाही, अदबी। ताहम अदब में हल्के फुल्के अंदाज में लिखी हुई उस तहरीर को मज़मून कहा जाता है जिसमें कहानी ना हो, ख़यालात, तासुरात, जज्बात हों। तवाज़ुन, तनासुब, नज़्म व ज़ब्त इसके अहम तकाज़े हैं। इसके बाद है जनाब अफ़साना। अफ़साना उस फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प, वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत, लंबाई इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है।
اس کے بعد ہے ناول، وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار ہماری دنیا، ہمارے معاشرے، ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں، مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو داستان کا بتا دیتے ہیں، پھر ڈرامے اور مکالمے کا بتائیں گے۔ داستان افسانوی ادب کی وہ قدیم ترین صنف ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے سبق، یہ بھی داستان ہے۔ افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ ادب میں نثری قصوں کی وہ قسم بیان کی جاتی ہے جس کی اساس بنیاد زیادہ تر خیال آرائی پر ہو۔ اس کی بنیاد زیادہ تر خیال پر، تخیل پر ہوتی ہے۔ کردار عموماً مثالی ہوتے ہیں، زبان میں تکلف سے کام لیا جاتا ہے۔ اکثر داستانوں کا ماخذ عربی، فارسی یا سنسکرت قصے ہیں۔ بعض توازات بھی ہیں۔ داستان امیر حمزہ، قصہ چہار درویش، سندباد جہازی وغیرہ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ شروع میں لوگ ایک دوسرے کے تجربے اور مشاہدے کو کہانیوں کی صورت میں، ایک دوسرے کی سوچ کو، تخیل کو کہانیوں کی صورت میں بیان کرتے تھے، اور ان قصوں سے قصے نکلتے جاتے تھے، ان باتوں سے، ان کہانیوں سے، ان کرداروں سے نئے نئے کردار جنم لیتے رہتے تھے، اور ایک نئی کہانی، طویل کہانی شروع ہو جاتی تھی، اس کو داستان کہا جاتا تھا۔ ڈرامہ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ یونانی لفظ ہے، معنی ہے کر کے دکھانا۔ یہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات، سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں اسٹیج اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ادبی سنجیدہ مزاحیہ ڈرامے تحریر کیے جاتے ہیں۔ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات، جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، لیکن اسے تحریری شکل میں بھی لکھا جاتا ہے اور تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کی جوہر، کردار، نقطۂ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ مکالمہ فطری بات چیت ہے۔ مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات خود بخود نکلتی جائے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہے۔ اسٹوڈنٹس کلاس 10، ہم پر کام کی ذمہ داری اب پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ اب آنے والے حالات میں فیڈرل بورڈ، منسٹری ایجوکیشن کیا فیصلہ کرتی ہے، کس طریقے سے امتحان لینے ہیں اور آگے سلسلہ چلنا ہے، وہ فوری فیصلے ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ ابھی ہم وقت ضائع نہ کریں اور بہت ذمہ داری سے اپنا کام کریں۔ آپ کو لکھ کر مشق کرنی ہے، اس کے بغیر کام ناممکن ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ ویکلی، ہفتہ وار جو آپ کو کام مل رہا ہے اسے لکھ کر اس کی مشق کریں۔ دوسرا بیٹا یہ کہنا تھا آپ سے، یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ کو اگر چینل مل رہے ہیں، آپ کو آن لائن کام مل رہا ہے، تو آپ جن دوستوں سے رابطے میں ہیں ان کی مدد کیجیے، انہیں بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور وقت ضائع نہ ہو۔ بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔